पहले ओडीआई में जब अर्जुन सौद का विकेट गिरा था, रोहन मुस्तफा ने जब उन्हें क्लीन बोल्ड किया था, उसके बाद एक पार्टनरशिप की ज़रूरत थी, एक स्टेबल पार्टनरशिप की टीम को ज़रूरत थी, जो कहीं ना कहीं ना कुशल पुर्तल प्रोवाइड करा पाए और ना ही उसके बाद कोई ऐसा प्लेयर आया जो उस इनिंग को बिल्डअप कर पार्टनरशिप को बिल्डअप कर लेके जाता, आराम से लेकर जाता और लास्ट तक खेलकर उस मैच को जिता पाते। लेकिन आज सबसे बड़ी जो अलग चीज़ हुई है वो यही चीज़ हुई है। जैसे हमने पहले मैच में कहा था कि थोड़ी सी पुअर कैप्टनसी का अगर एग्जांपल अगर आप कोई मैच में देखेंगे तो वो पहला ओडीआई जरूर था नेपाल के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखेंगे। लेकिन इस मैच की अगर हम बात करें तो एक और एग्जांपल जो 50 ओवर क्रिकेट में बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, उसमें से एक एग्जांपल ये हो जाता है कि 50 ओवर क्रिकेट में कितना इंपॉर्टेंट होता है 50 ओवर पूरा कंप्लीट खेलना। और ये खेल आपको क्या सिखाता है, सबसे बड़ी बात मुझे सोचेगा क्या होता है 50 ओवर खेल के मैच हार के फिर भी क्या होता है, ये आपको क्या सिखाता है, उसका एक छोटा सा, जी हाँ छोटा सा ही सही लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल आज का मैच जो कि सेकंड ओडीआई नेपाल वर्सेस यूएई का होता है, ये भी नेपाल के पर्सपेक्टिव से ये होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात जैसे कि हम हमेशा से कहते आए हैं कि अगर सबसे पहले तो इतने छोटे टारगेट के लिए आपको इतना स्लो खेलने की जरूरत नहीं है, आपको एग्रेसिव अप्रोच शुरू में होना चाहिए। लेकिन अगर आप एग्रेसिव माइंडसेट में खेलने की वजह से अगर आप 30 पे 4 या 40 पे 5 हो गए या 50 पे 5 हो गए, तब आपको एक ही चीज करनी होती है कि आप मैच को डीप लेकर जाएं, बिल्कुल से आराम से लेकर जाए, चलने दे रिक्वायरमेंट को बढ़ने दे, आराम से बढ़ने दे, डीप लेकर जाए और डीप ले जाते एक सिचुएशन ऐसा आएगा कि आपके पास 10-12 बॉलें बच जाएंगी और आप मैच जीत जाएंगे। इसी कला को सीखने के लिए 50 ओवर का क्रिकेट जब आप खेलते हैं तो 50 ओवर पूरी बैटिंग करना आपकी टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए। ये कला आती है 50 ओवर पूरे बैटिंग करने से। अब यहाँ पर इस सिचुएशन में मैच पहुंचा ही क्यों, 191 चेस करने ताकि इस सिचुएशन में मैच पहुंचा ही क्यों, उस पर तो बात जरूर आगे होगी, गुलशन आरिफ पे बात होगी, कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग बातें निकल कर आई एट द एंड आरिफ और गुलशन के बारे में। उससे पहले अगर बात करें तो आज यूएई ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला लिया। यहाँ पर एंड कहना होगा कि फैसले में थोड़ी सी चूक हुई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उन्होंने बाद में वो प्रूव करके दिखा दिया कि फैसला बिल्कुल हमारा गलत नहीं था। शुरू में ऐसा लग सकता है लेकिन बाद में उन्होंने वो प्रूव कर दिया। 191 जब चेस करने के लिए आई, रैपिड स्पीड से ओपनर्स ने धमाका वापस से कर दिया और कोई जवाब नहीं था नेपाल के पेसर्स के पास। बिल्कुल, और बहुत ही शानदार शुरुआत हुई फिर से मोहम्मद वसीम वृद्धि अरविंद की तरफ से बेहतरीन शुरुआत इन दोनों ने दिलाई, तेज शुरुआत। पिछले मैच में भी हमने देखा किस तरीके से 5 की रन रेट के साथ इन्होंने बल्लेबाजी की, आज भी इन्होंने 7 के रन रेट के साथ बल्लेबाजी की है। तो इस तरीके की बल्लेबाजी जरूर होनी चाहिए पावर प्ले में। अगर आपके बैट्समैन इतने कैपेबल हैं, आपके बैट्समैन को आता है खेलना, पावर प्ले का यूज करना, तो इस तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए उस पावर प्ले का जहां पर बॉलिंग इतनी अप टू द स्टैंडर्ड नहीं है। तब ऐसी बॉलिंग, तब आप इस तरीके का फायदा उठा सकते हैं कि अगर कहीं बॉलिंग में थोड़ी लैकिंग नजर आ रही है। तो यूएई ने यही किया, दोनों हाथों से रन बटोरे और 10 ओवर में 70 रन जैसा स्कोर उन्होंने खड़ा कर दिया। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं दोनों ही मैचेस में फर्स्ट पावर प्ले में डोमिनेट किया है यूएई ने, इसमें कोई दौराय नहीं है। और यहाँ पर एक चीज की अगर मैं बात करूँ, बॉलिंग डिपार्टमेंट में आएंगे एंड उसके बाद मिड फेस में चीजें बहुत तेजी से नेपाल के लिए बेहतर होती चली गई, लेकिन ऐसे ही बेहतर नहीं हुआ। कैसे क्या कुछ चीजें घटी हैं, आप जरा समझाने की जरूर कोशिश करें। जी बिल्कुल, देखिए एक चीज जरूर रहा, एक चीज बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पर 10 ओवर के अंदर रोहित पौडेल ने गुलशन झा को भी लेके आए, ये एक चीज उन्होंने अच्छी की। अच्छा, आपको बिल्कुल सही कि आपको विकेट नहीं मिला तो आप तीसरे पेसर को भूले नहीं, ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास तीसरा पेसर भी है, एक और ऑप्शन है, उसे भी ट्राई करते हैं। ये बहुत बेहतरीन सोच लगी उनकी, भले ही वो कितने भी रन के लिए गए हो, पर इस सोच के लिए आपको वाकई कायम जरूर रहे, ये बहुत फायदा देगा। बिल्कुल सही। लेकिन उसके बाद जो फेस टर्न हुआ, ललित राजवंशी का जो ओवर स्टार्ट किया, फिर उन्हें जल्दी लगाया गया, ये भी बहुत अच्छा प्लान था कि जल्दी लगाया गया, वो जल्दी आए, थोड़ा डॉट बॉल्स निकली, फिर वृद्धि अरविंद ने जो वो शॉट खेला दीपेंद्र सिंह ऐली के ओवर में, वो सीधा स्क्वायर लेग के सोमपाल कामी के हाथों में गया, तो वहां पर पहला ब्रेक थ्रू मिला। उसके बाद बहुत अच्छी जो स्पिनर्स ने टैकल किया है, जिस तरीके से दीपेंद्र और ललित ने, कुशल पुर्तैल को भी वहां पर लगाया गया। जी हाँ, उनसे शायद अब कुछ और सोचा जा रहा है उनको लेकर, शायद उनसे कुछ और अभी उम्मीदें हैं कोच की और कप्तान की। अब वो एज अ बैट्समैन शायद नहीं देखे जा रहे हैं, ये तो साफ नजर आ रहा है जो उनसे कुछ हो रहा है। ये इसके बारे में जरूर अब सोचेंगे और बात जरूर करेंगे। पर यूएई की जो बैट्समैन की कहीं ना कहीं कहना होगा कि उसके बाद गलतियां जरूर हुई हैं उनसे, जिस तरीके से वो आउट हुए मिड फेस में, 110 रन जरूर बनाए मिड फेस में और 7 विकेट यहां पर नेपाल ने झटका लिए यूएई के सामने।
दीपेंद्र सिंह यारी को जब 10 ओवर के बाद लगाया गया तो सबसे पहले उन्होंने अपने पहले ओवर में ब्रेक थ्रू दिलाया वृत्ति अरविंद को। वहां पर थोड़ा सा अगर जब 7वें ओवर आपने गुलशन को लगाया तो 8वें और 10वें ओवर के लिए आप वहां पर दीपेंद्र को लगा सकते थे, पावर प्ले में इस्तेमाल कर सकते थे, क्योंकि बैट्समैन जो है खास करके ओपनर जो है वो पावर प्ले के अंदर जब फील्डिंग रेस्ट्रिक्शंस देखते हैं तो वो सोचते हैं कि स्पिनर आ जाता है तो मैं कोशिश करूंगा मुझे सिर्फ 30 आईडी तो पार करना है, बहुत सारा उस लालच में कहीं ना कहीं प्लेयर्स आ जाते हैं और विकेट वहां मिल जाता है। इसलिए हमने मैच में कहा था कि आप गुलशन और दीपेंद्र दोनों को आप पावर प्ले में जरूर यूज कीजिए। गुलशन को आपने यूज किया, अच्छी बात है, उसका रिजल्ट आपको आने वाले वक्त में जरूर मिलेगा, इसमें भले ना मिला हो, लेकिन दीपेंद्र 10 ओवर के बाद ही सही आए, उन्होंने ब्रेक थ्रू दिलाया। उसके बाद मोहम्मद वसीम की मैं आपको एक चीज बताऊं, आपने बहुत नोटिस किया होगा जब आप देख रहे थे, शुरू के 30 बॉलों में मोहम्मद वसीम ने 40 रन बनाए। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद 15-16 बॉलर लग गए उन्हें अगले 6 रन बनाने में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दीपेंद्र सिंह यारी और ललित ने लगातार उन्हें डॉट बॉल्स खिलाई है और डॉट बॉल्स का जो प्रेशर है वो बढ़ रहा था और उसके वो उसी बीच में उन्होंने एक और एज दिया, उनका बल्ले से एज लगा और वो आउट हो गए, स्लिप में आउट हो गए। तो ये सबसे बड़ी बात है कि उनके ऊपर प्रेशर बना था, क्योंकि ओपनर जो है ज्यादातर डॉट बॉल्स खेलते हैं, उन्हें उतना पसंद नहीं होता वो। और मोहम्मद वसीम का जो नेचर है वो आपने 2 मैचों में देख ही लिया होगा। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ी, ललित ने अच्छी बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग कराई, दीपेंद्र सिंह यारी ने काफी अच्छी बॉलिंग कराई, कुशल को लगाया गया, कुशल डेफिनेटली का विकेट लिया, उसका वजह एक बड़ा विकेट लिया और वो एंड उसी तरीके से जैसे कि उन्होंने आगे रखा, ड्राइव के लिए गए और सीधे के सीधे कवर्स और पॉइंट के क्षेत्र में उनके सीधे से रोहित पुरल के हाथों में वो कैच गया। तो कहीं ना कहीं बॉलिंग यूनिट ने काफी अच्छा काम किया। दीपेंद्र की बात करें, ललित की बात करें, गुलशन जाजब सेकंड स्पेल में उन्होंने भी अच्छी खासी वहां पर बॉलिंग कराई। उसके बाद फिर एक और कमबैक हुआ, सोमपाल का वहां पर कमबैक हुआ। तो लास्ट के फेज को आप किस तरह से देखते हैं, खास करके यूएई का, और फिर यूएई की बैटिंग को आप कैसे देखते हैं? बॉलिंग ज्यादा बेहतर हुई है या यूएई ने शॉट्स कुछ खराब खेले? नहीं जरूर, देखिए बॉलिंग तो बहुत अच्छी हुई है, आपके स्पिनर्स ने जिस तरीके से बॉलिंग कराई है, आज जो डिलीवर किया है परफॉर्मेंस वो शानदार है। स्पिनर्स को इसका क्रेडिट जरूर जाएगा, क्योंकि पेसर्स ने शुरू में जो है वो खो दिया था, लेकिन मिड फेज में स्पिनर्स ने जिस तरीके से इकोनॉमिकल रहे हैं, प्रेशर बनाया है, वो प्रेशर कहीं ना कहीं आपके पेसर्स को हेल्प मिला है। आप रोहन मुस्तफा का बोल्ड देखें तो काफी गैप था उस बॉल में, वो बॉल बहुत अच्छी थी, वो बॉल अंदर घुसी और सीधा वो बोल्ड हो गए। वहीं पर अगर हम बात करें अल्शन शराफू की तो उन्होंने 35 रन जरूर किए, उन्होंने सीधा पॉइंट की तरफ दे मारा और सामने हाथों में कैच गई पॉइंट की तरफ, पॉइंट की दिशा में। उसके बाद हम बासिल हमीद को देखें, उन्होंने भी 24 रन बनाए जरूर किए, वो भी बोल्ड हुए हैं। जी हाँ, वो भी बोल्ड हुए हैं, जो बड़ी शानदार बॉल रही। उसके बाद ऐसे ही करके परफॉर्मेंस रहा, लेकिन अप टू द मार्क नहीं। आज बैट्समैन जरूर कहना होगा इतने अप टू द मार्क नहीं रहे। क्यों? क्योंकि आज बॉलिंग जो है मिड फेस में नेपाल की बहुत अच्छी हुई है। आज उन्होंने डॉट बॉल जरूर निकलवाई है, सेम डॉट बॉल्स नहीं, अगर आप बात करें 155 डॉट बॉल रही है, कम ओवर आज खेला है यूएई, लेकिन इसमें भी डॉट बॉल्स इतनी रही है। ये जरूर वजह रही है कि आज यूएई को रेस्ट्रिक्ट करने में कामयाब रहा है नेपाल। ये वाकई बॉलर्स की जीत जरूर। बिल्कुल, जो हमने शुरू में आपसे कहा कि 50 ओवर पूरे बैटिंग करना क्यों इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका एक और एग्जांपल इस मैच में है। आप यूएई को देखिए, उन्होंने इससे पहले ओडीआई में 50 ओवर पूरे बैटिंग की थी और 152 डॉट्स खेले थे। यहाँ पर 43 ओवर खेले और उसी में 155 डॉट्स को पार कर गए। 7 ओवर और बचे थे, और अगर ये 7 ओवर पूरे वो बैटिंग भी कर लेते, क्रीज पर रुक भी जाते, तो आपको यहाँ पर स्कोर 20-25 और मिलता, जहां पर शायद यूएई इस मैच को जीतने में कामयाब हो जाता है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है 50 ओवर पूरे कंप्लीट खेलना। तो डॉट बॉल्स में और बॉलिंग डिपार्टमेंट में नेपाल ने बहुत अच्छा यहाँ पर काम किया। उसके बाद अब अगर चले यहाँ पर अयान अब चेस की तरफ, तो चेस की अगर मैं बात करूं तो 80s का दौर आ गया था, ऐसा मुझे लग रहा था जब नेपाल की टीम बैटिंग कर रही थी। बहुत ही पुअर इंटेंट, पुअर वही जो लगा, ऐसा नहीं कि पहली बार देख रहे हैं, इससे पहले भी हमने देखा बहुत ही पुअर इंटेंट। 191 रन को चेस करने के लिए जब टीम उतर रही है, उनका रन रेट उनको चाहिए रिक्वायर्ड रेट 4 का, और उस टीम का रिक्वायर्ड रेट चल रहा है 3 का, जिन्हें सिर्फ 191 मारने हैं 300 बॉलों में अपने ही घर में, और एक बैटिंग की फौज उनके साथ है, साथ बैट्समैनों की, जहां पर एक आध एक्सपीरियंस प्लेयर भी मौजूद है। ये अपने आप में दर्शाता है कि कितना पुराने जमाने की क्रिकेट अभी भी नेपाल के बैट्समैन खेलते हुए, मैं बैट्समैन की बात करूंगा, बैटर्स खेल रहे हैं आज भी। बिल्कुल ऐसा पहले क्रिकेट होता था कि 220-30 बने तो ऐसा लगता था बहुत पहाड़ जैसा स्कोर है, और ये क्रिकेट अभी भी आप खेलेंगे, ये जस्टिफिकेट बिल्कुल भी नहीं है। एंड फर्स्ट फेज की बात करें, यूएई 70 पे 0 था, नेपाल का क्या हाल था? बिल्कुल, नेपाल की बात करें तो पहले फेज में बहुत फिर वही बुरी हाल की, 3rd डाउन के 4th डाउन के बैट्समैन आकर खेल रहे हैं। एग्जैक्टली जो हमने कहा था वो नहीं हुआ, और इसका खामियाजा जरूर भुगतना पड़ता है। आप परफॉर्मेंस देखिए, इस तरीके का क्रिकेट लग रहा था। 191 के चेस को 192 के चेस को आपने इतना बड़ा बना दिया। 30 रन पे 2 विकेट, अर्जुन आउट होते हैं, बाहर की बॉल उन्होंने छेड़ी, नहीं छेड़नी चाहिए। ओपनिंग थोड़ा डिपार्टमेंट है, आप इतनी अच्छी इनिंग खेल के आए हैं, इतनी अच्छी इनिंग, काम इनिंग खेल के आए हैं, खराब शॉट था,
वाइड की तरफ आपने खेला, वो सीधा थर्ड मैन की तरफ कैच गया, वो बहुत ही खराब शॉट था। फिर आसिफ शेख को बहुत अच्छा बाउंसर डाला हजरत बिलाल ने, जबरदस्त बाउंसर जिसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं फास्टर्स को करना चाहिए था अपने शुरुआती दौर में नेपाल के लिए, खास करके करण केसी। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहाँ पर हजरत बिलाल ने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया और 2 विकेट यहाँ निकलवा दिए पावर प्ले के अंदर 30 रन पे 2 विकेट यहाँ हो गए नेपाल के देखते ही। बिल्कुल, तो फर्स्ट फेज में पूरी तरह से यूएई ने पछाड़ दिया था नेपाल को, अगर आप कंपैरिजन करेंगे 70 पे 0 और 30 पे 2। उसके बाद अगर मिड फेज की बात करें, यानी यहाँ पर ज्ञानेंद्र मल्ला जब बैटिंग करने के लिए आए, रोहित पुड़ैल के साथ आए, रोहित पुड़ैल डेफिनेटली कहीं ना कहीं थोड़ी सी खराब अंपायरिंग के शिकार जरूर हुए, वहाँ पे ग्लव्स लगा था मेरे ख्याल से, वो आउट नहीं थे, उनके रिएक्शन से भी पता चल रहा था क्लियरली, और वहाँ पे ग्लव्स था। चलिए उस और आप आउट को दरकिनार भी कर देते हैं। ज्ञानेंद्र मल्ला की यहाँ मैं बात करना चाहूंगा। मैं आपको बताऊं, शुरू के 15-20 ओवरों में 15 ओवर को आप मान चलिए, 15 ओवर को लेकर चलिए, 15 ओवर में अगर कोई प्लेयर था जिन्होंने बाहर की बॉलों को लीव किया, बाहर की बॉलों को समझा कि इस बॉल में रिस्क नहीं लेना है और कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, तो वो वन एंड ओनली सिर्फ ज्ञानेंद्र मल्ला थे। डेफिनेटली उनकी छोटी सी रही, शायद 26 रन की उनकी इनिंग रही है, लेकिन उसमें भी उन्होंने दिखाया कि मेरे पास कितना एक्सपीरियंस है, जो वो यूज नहीं कर पा रहे हैं अपने मैचेस में, इनिंग्स में, वो लंबी इनिंग के लिए, लेकिन उन्हें छोटी सी इनिंग में भी दिखाया कि उन्हें इकलौते प्लेयर थे। आसिफ ने बाहर की बॉलों को जबरदस्ती छेड़ने की कोशिश की जिसमें वो कॉन्फिडेंट नहीं थे, अर्जुन खेलने गए, वो आउट हो गए। रोहित ने तब कोशिश की थी, जो ऑलमोस्ट साबिर अली उनका विकेट ले गए थे, जब उन्होंने ऐसे करके किया, बॉल अंडर आर्म गई थी वहां पर भी, लेकिन ज्ञानेंद्र मल्ला ने बहुत ही ज्यादा लीव की बात आती है बॉल को, और सिर्फ उन पे रिस्क लिया जिन पे स्लिप नहीं थी। जी हाँ, जब उन्होंने, आपने देखा होगा, 2 शायद उन्होंने कवर ड्राइव मारे थे ज्ञानेंद्र मल्ला ने, कवर ड्राइव मारे थे, उन दोनों में स्लिप वहां पर मौजूद नहीं थी। उन्हें पता था कि अगर मेरा एज भी आया तो कीपर के राइट साइड में गिरेगा और वो चौका चला जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ी सी लेकिन बहुत एक्सपीरियंस इनिंग ज्ञानेंद्र मल्ला की रही है। रनिंग बिटवीन द विकेट में वो जज नहीं कर पाए, क्योंकि इस तरह के रन जो ज्ञानेंद्र ने लिए हैं उसके लिए आपको बहुत तेज होना पड़ता है, और रोल आपसे तेज निकले और इसलिए आप आउट हो गए। बस ये तेजी का फर्क था, जजमेंट में ज्ञानेंद्र मल्ला से कहीं ना कहीं गलती हो गई। एंड मिड फेस में और आप क्या देखते हैं, अयान खान इकोनॉमिकल रहे, लेकिन उतने ज्यादा आज विकेट टेकिंग नहीं बन पाए, वो एक फायदा जरूर मिला है नेपाल को। नहीं, जरूर, और यहाँ 115 रन नेपाल ने जरूर बनाए हैं, अच्छे रन जरूर किए हैं और 4 विकेट यहाँ जरूर गंवाए, लेकिन वो बॉलिंग की वजह से कहीं ना कहीं हद तक जरूर है। ये कहना होगा कि रोहन मुस्तफा ने जिस तरीके से डिलीवरी डाली थी, आई एम सॉरी, उसमें बैट्समैन कुछ नहीं कर सकता। आज तारीफ करनी होगी इस चीज की कि बैट्समैन ने रैश शॉट नहीं खेले। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। इस चीज को अगर ध्यान में रखा जाएगा बैट्समैन द्वारा, तो क्यों नहीं आप अच्छा कर सकते हैं। आज बॉलर्स की वजह से आप आउट हुए, आप अपनी गलती की वजह से आउट नहीं हुए। कुशल भुरतेल 35 रन बनाकर आउट हुए, वहां पर खुद यॉर्कर डाल दी रोहन मुस्तफा ने और वो बोल्ड हो गए। बिल्कुल, लगभग जैसे अर्जुन को डाली, उसमें कोई जवाब नहीं हो सकता। उसमें बड़े से बड़े बैट्समैन को हमने आउट होते हुए देखा है आंखों के सामने, और दीपेंद्र सिंह ऐरी सीधा ब्लॉक होल पे बॉल गई, वो शॉट लेने के लिए, और शॉट नहीं, वो ड्राइव मारने के लिए गए थे। शॉट तो हवा में होता है, उसे कहते हैं शॉट। वो ड्राइव लेने गए, नहीं लग पाया, होता है, कोई बात नहीं, बॉल पड़ी और घुस गई अंदर। जी हाँ, तो इसलिए आज गलती आप लोगों ने नहीं करी है, उठा के नहीं मारने गए, जो पिछले मैच में देखने को मिला, साल भर जो हम देखते आए हैं। ये थोड़ा सा अच्छा लगा। चलिए, विकेट जरूर गिरा, लेकिन कम से कम एक इंटेंट जरूर था कि हाँ भाई, हम बेवकूफों की तरह आउट नहीं हुए, लग नहीं रहा कि क्रिकेटर तो है नहीं, बस खेलने आ गए, इस तरीके से नहीं लग रहा था। आज बॉलर्स की डिलीवरी की वजह से आप आउट हुए। बिल्कुल, एक ही शॉट खराब था जो था अर्जुन सौद का, उसके अलावा बैट्समैन जो भी आउट हुए हैं वहाँ बॉलर को क्रेडिट ज्यादा जाएगा। ऐसा कुछ खराब शॉट आपका रहा भी नहीं, और रोहन मुस्तफा का खास करके उसमें कोई दराई नहीं है। खैर, उसके बाद यहाँ मिड फेस की बात करें तो यहाँ पर 115 रन जरूर बनाए हैं, लेकिन यहाँ पर लास्ट फेस में बहुत कुछ इस मैच में बचा हुआ था। उसके बावजूद भी नेपाल की टीम कहीं ना कहीं डगमगा रही थी, जब लगातार 2 विकेट गिरे। कुशल को आजाद देने, कुशल ने भी रैश शॉट नहीं खेला। कुशल तो कितने रैश शॉट्स खेलते हैं, लेकिन कुशल की इनिंग काफी अच्छी रही। शुरू में काम कंपोस्ट खेला और एक ओवर मेरे ख्याल जहूर खान के लगातार 3 चौके मारे थे, वहां थोड़ा सा मोमेंटम ग्रैब करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद बैक टू बैक 2 विकेट जब टीम को मिले यूएई को, तब वहां पर वापस से जो मोमेंटम है वो शिफ्ट हुआ, और उसके बाद जो पूरा का पूरा दरमदार आया वो उस प्लेयर पे था जिन्हें ना केन्या दौरे में लिया गया, ना पहले ओडीआई में उनकी प्रायोरिटी समझी गई। आरिफ शेख की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, और उसके साथ साथ गुलशन झा की भी यहाँ पर बात जरूर होगी। एंड इन दोनों की इनिंग को आप किस तरह से देखते हैं? बॉलिंग आपने देखी, पूरी बैटिंग आपने देखी। आरिफ शेख ने जो लास्ट में जिताने के बाद जो सेलिब्रेशन किया, उससे भी क्लियर समझ में आ गया कि हम यहाँ पर सही थे, कि उनको निकाला जा रहा है बार बार स्क्वाड से या प्लेइंग 11 से, उनको कोई चोट वोट नहीं था, उनको क्लियर दिखाया। जो आजकल एक बहाना चालू होता है कि वो इंजरी, वो आजकल मीडिया में आके बोला जाता है इंजरी, लेकिन अमूमन उनको बाहर निकाला जाता है। वो उनके सेलिब्रेशन में पता चला कि वो गुस्सा निकाल रहे थे कि मैं नहीं, मेरा बल्ला बोल रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने, और जिसका भी हम तो पहले से ही
बोल रहे हैं जिनका भी ये आइडिया है आरिफ शेख को बाहर करने का, वो सबसे बड़े बेवकूफ है जी। वो सबसे बड़े बेवकूफ होंगे इस पूरे ग्लोब में, इस पूरी दुनिया में, जो आरिफ शेख को सोचते हैं कि बाहर करके हम नीचे का जो चौथा पांचवा डाउन है वहां किसी और को देखेंगे, किसी और को खिलाएंगे। खैर ये उनका डिसीजन है, आप पता चल गया होगा क्या हो रहा है टीम के साथ। पहले भी पता चला है, लेकिन वही है कि दिमाग में नहीं घुसता जो भी ये सोचते हैं। जी हाँ, जिनका आरिफ कितनी बार साबित करे। बिल्कुल सही, और बिल्कुल करना चाहिए। आप प्लेयर हैं, आपको जितना मौका मिलेगा आप इसी से कर सकते हैं। इसके बाद ये साइन करिए, ये तो बहुत बेहतर होगा, आप पे जस्टिफाई होगा तो आपने वो किया। गुलशन झा जबरदस्त इनिंग, 37 रन की इनिंग, जबरदस्त इनिंग रही है। आप ये एक गिफ्ट है आपका जो आप कर रहे हैं, बैटिंग से परफॉर्मेंस कर रहे हैं, बॉलिंग से आप पर जो लोग आप पे कप्तान जो आप पे भरोसा दिखा रहे हैं वहां भी डिलीवर कर रहे हैं, परफॉर्मेंस करेंगे तो बहुत 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 ज्यादा वैल्यूबल होंगे आप, आपको निकालना मुश्किल हो जाएगा इस तरीके का परफॉर्मेंस अगर होता है तो। जी, इसमें कोई दराई नहीं है। अगर आपको मौका मिलता है तो आप परफॉर्म करिए, सीधी सी बात है, सबको गलत साबित करिए। नहीं भाई आपने मुझे हमें प्रायोरिटी नहीं दी, लेकिन देखिए मैंने परफॉर्म करके दिखा दिया। पिछले मैच में भी अयान 13 रन पे नॉट आउट गए थे, वहां पर 19 रन पे नॉट आउट गए थे, वहां पर ऐसा लगता है कि काश वहां पर आरिफ जैसा कोई प्लेयर होता या फिर कोई AARIF आरिफ नाम का वहां पर प्लेयर मौजूद होता तो शायद इस वक्त नेपाल आज सीरीज जीत चुका होता। एक बहुत बड़ा ब्लंडर वहां हुआ। गुलशन ठहर रहे थे, वेट कर रहे थे कि मेरा साथ तो कोई दो, लेकिन कोई साथ वहां था नहीं। आज आरिफ खूंटा बांध के वहां पर खड़े हो गए और आरिफ और गुलशन ने इस मैच को क्लियर तरीके से जिता दिया, जहां पर सोमपाल कामी की भी एक बेहतरीन काम इनिंग रही है। उन्होंने तक रैश शॉट नहीं खेला, जबरदस्त। इसलिए हमने कहा ये उन रेयर दिनों में से एक है जहां पर नेपाल के बैट्समैन ने रैश शॉट नहीं खेले। ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है, बहुत हैरानी की बात है। लेकिन एक कंसर्न वो भी है कि 191 रन बनाने में आपको 47.5 ओवर्स लग गए और लगभग 180 प्लस डॉट्स, 89 डॉट्स आपने खेली है। ये चिंता का सबब जरूर है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। आपको एग्रेसिव मोड पे खेलना है, किस तरह से चेस करना है, ये सब चीजें आपको और धीरे धीरे बेहतर करनी होगी। लेकिन इस जीत के साथ भी आपके सामने क्वेश्चन खड़ा होता है, क्या हमें 48 ओवर लगेंगे 191 चेस करने में? नहीं, ऐसा क्या हमारे बैट्समैन इतने कमजोर है? नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, इसको आप बदलना शुरू करिए। एंड मैं वापस से आपको लेके जाना चाहूंगा गुलशन और आरिफ की इनिंग। वाकई में आरिफ की इनिंग की बात करते हैं, बहुत शानदार। मैं क्या बोलना है, उस इनिंग में कंपोज रहते हैं, वो काम रहते हैं, चाहे कितनी भी कुछ हो जाए, विकेट गिरते रहे, उनके सामने तो विकेट गिरते ही रहते हैं। उनका आलम ही ये रहता है कि विकेट गिरने ही है सामने से। लेकिन आज जिस तरीके से गुलशन ने उनके साथ पार्टनरशिप की है पहले मैच में एग्जैक्टली, और एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगा यहाँ पर कि एक चीज जरूर हो सकती है कि अगर टॉप 3 में से, टॉप 3 या टॉप 4 में से, यानी कि रोहित पुड़ैल के डाउन तक कोई एक बैट्समैन ऊपर से आएगा, 70-80 या शतक या इनिंग खेलेगा, तो गारंटेड है कि प्रोबेबिलिटी 60 से 70% बनेगी कि नेपाल ज्यादा से ज्यादा मैच जीतना शुरू करेगा। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि आरिफ नीचे जैसे हैं, बस उन्हें खिलाया भी जाए। नहीं वो ऐसा नहीं कि वो अच्छा खेले तो 3 मैच से बाहर कर दिया। ऑब्वियसली वो तो खैर बेवकूफाना डिसीजन है, जिसका भी है वो तो सबसे बड़े बेवकूफ है, हम बोल चुके हैं। लेकिन अगर ऊपर से कोई बैट्समैन आता है खेलता हुआ शतक मारे या 70-80 रन की इनिंग खेले, तो गारंटेड है कि नेपाल मोस्टली मैचेस लेके जाएगा अपने घर में। बिल्कुल, तो यानी क्लियरली है कि टॉप ऑर्डर के बैट्समैन को जिम्मेदारी लेनी शुरू करनी पड़ेगी, हर हाल में कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा, जो अभी फिलहाल उन्हें लगातार परफॉर्म करना है। किसी न किसी एक बैट्समैन नीचे तक आना है। नीचे आपका आरिफ वेट कर रहे होंगे एक जुगलबंदी के साथ मैच को पार लगाने में। सोमपाल कामी की भी काम और बहुत अच्छी रही है। ये हम अपनी बहुत पुरानी वीडियोस में भी लगातार कहते आए, आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि सोमपाल कामी जो है आजकल क्या है, बॉलर से भी थोड़ा बहुत जरूरत पड़ती है, आजकल लीड हो गई। तो आप जब आपको बैटिंग आती है, आपने पहले भी किया हुआ है, तो आप कहीं ना कहीं उस सीरीज को बिल्डअप करें। आप भी 20-25 का ये कंट्रीब्यूशन देने लगे तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा नीचे के फेस में आगे, जो सोमपाल ने आज किया है। इसलिए नाराजगी इसलिए होती है क्योंकि आपको ये आता है करना। बिल्कुल, आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उस तरीके का शॉट उठाकर मारना, खेलना, 10-10 ओवर पड़े हैं, टीम ऑल आउट हो जाना, ये सब चीजें समझ में नहीं आता। आप कर सकते हैं, कुशल ने आज किया, सोमपाल कामी ने आज किया, जब हो सकता है ज्ञानेंद्र मल्ला ने किया, तो हो सकता है तो आप कर क्यों नहीं सकते? बस यही, इसलिए थोड़ा सा नाराजगी फैंस की भी और हमारी भी जाहिर होती है। बिल्कुल जाहिर होती है। नहीं कर पाते तो आपसे एक्सपेक्टेशंस ही नहीं रखते। अयान, एक यहाँ पर बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करना चाहूंगा। रोहन मुस्लिम की बहुत अच्छी बॉलिंग हुई है, अयान खान किफायती रही है, विकेटलेस गए हैं। ये दर्शाता है, देखिए ये दर्शाता है कि नेपाल ने कितने कम रैश शॉट्स खेले हैं। क्योंकि अगर रैश शॉट्स आपने खेले होते, ट्राई किए होते, तो अयान खान को फाइफर होता। अब 6 ओवर हो गए थे अयान खान के, अपना 6ठा ओवर करा के वो जा रहे थे, तो मैंने सुना विद्यार्थी उनसे कह रहे थे कि कोई नहीं,
अभी तुम्हारे 4 ओवर और पड़े हैं, 5 विकेट आएंगे। इतने वो कॉन्फिडेंट थे, उन्हें लग रहा था कि शायद रैश शॉट्स खेलेंगे आने वाले प्लेयर। आने वाले 5 प्लेयर्स थे, 4 विकेट शायद आउट हो गए, 6 विकेट आने वाले, तो उन्हें पता था कि नीचे के प्लेयर तो रैश शॉट खेलकर अपना विकेट गवा देंगे। वहां पर नेपाल ने काम दिखाया, किसी ने भी रैश शॉट नहीं खेला और आयन खान विकेट ले गए। आप खुद सुन लीजिएगा जब आयन खान का छठा ओवर और इत्यादि विकेट कीपिंग से पीछे से क्या बोल रहे थे, एग्जैक्टली यही बात वो कह रहे थे। तो कहीं ना कहीं एंड बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें, आपको लगता है हजरत बिलाल से पूरे ओवर ना कराना थोड़ा कॉस्टली पड़ गया? नहीं, जरूर समझ नहीं आया, उन्होंने इतनी अच्छी बॉलिंग कराई। बिल्कुल 7 ओवर में 33 रन 2 विकेट लिए हैं। जहूर खान ने भी अच्छी बॉलिंग जरूर कराई है, लेकिन वही स्पिनर्स के साथ जाने की कोशिश की है यहाँ पर, क्योंकि वो प्रेशर, वो डॉट बॉल्स स्पिनर ज्यादा बेहतर निकाल पाए। बिल्कुल, ये जस्टिफाइड है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और ये प्रेशर जो बन रहा था, हमने पिछले मैच में भी देखा, इस मैच में भी देखा, स्पिनर्स लोग प्रेशर बना रहे हैं, नेपाल के लिए भी हो चाहे यूएई के लिए भी हो। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं थोड़ी ठीक है कि पेसर्स के साथ वो स्टार्टिंग में गए, स्टार्टिंग में उन्हें विकेट जरूर मिला, स्टार्टिंग में बहुत अच्छा किया उन्होंने, लेकिन उसके बाद फिर स्पिनर जरूर आए। तो ये कहीं ना कहीं जस्टिफाइड है कि आप रिजवान जो है वो स्पिनर्स के साथ गए हैं लास्ट तक अगर हम देखें। पर एक चीज़ मैं जरूर यहाँ नेपाल के लिए जल्दी से बोलना चाहूँगा कि रनर बॉल खेलने की जरूर कोशिश करिए। बैट्समैन जो है वो रनर बॉल खेलने का जरूर कोशिश करें। ज्यादा डॉट बॉल्स, आप इंटरनेशनल मैचेस खेल रहे हैं, बिल्कुल आप इंटरनेशनल लेवल का क्रिकेट खेल रहे हैं, तो जरूर उम्मीद करें, आप लोग यंग हैं, इतने वो नहीं हुए हैं अभी कि एकदम मतलब रन नहीं आ रहा या आउट ऑफ फॉर्म है, बिल्कुल नहीं। आप सब रन, बैट्समैन से रन निकालिए, सिंगल डबल लीजिए, पर हाँ चौके छक्के मत निकालिए इतनी जल्दी से। बिल्कुल। अब यहाँ पर एक चीज और है, बस इसका कंक्लूड करता हूँ, आप ही की बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ कि आपसे किसने कहा है, ये जरा उनका भी नाम हमें जरूर बताइएगा कि आपसे किसने कहा है कि शॉट्स ही मारने पड़ते हैं अपनी स्ट्राइक रेट को मेंटेन करने के लिए, छक्का या चौका ही मारना पड़ता है अपनी स्ट्राइक रेट को मेंटेन करने के लिए, रैश शॉट खेलना पड़ता है अपनी स्ट्राइक रेट को मेंटेन करने के लिए। ये आपने आपसे किसने कहा है? कौन से, मुझे लगता है किसी भी कोई भी कोच सर ये कहेंगे, कोच उन्हें वो ऑलरेडी जानते हैं कि सर आखिर आपसे कहा किसने, आपकी मेंटलिटी में घुसाया किसने है कि रैश शॉट खेलकर चौकी छक्के मारकर स्ट्राइक रेट को मेंटेन किया जा सकता है? आप 80-90 के स्ट्राइक, अगर आप ओपनर तो 80-90 का स्ट्राइक रेट, मिड फेस में आ रहे तो 60-70 का स्ट्राइक रेट आप मेंटेन बिना रिस्क लिए भी कर सकते हैं, जो आपने आज किया। इसी को आपको कॉपी पेस्ट करना है अपने थर्ड ओडीआई में, थोड़े से और अच्छे इंटेंट की तरफ से, जो कि टॉप ऑर्डर से आना चाहिए। वो इंटेंट मिल जाए तो आप 250 करीब का आसपास का भी स्कोर चेज कर पाएंगे। तो ओवरऑल एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है, लेकिन कई सारे कंसर्न जैसे हमने कहा इस मैच में भी बने हुए हैं, खास करके बैटिंग यूनिट से। और जी शराफू को भी थैंक्स, नेपाल को फैंस को बोलना चाहिए कि गलती से उन्होंने सलाइवा लगा दिया बॉल पे। जी हाँ, और 5 रन यहाँ पेनाल्टी के तौर पर नेपाल को मिल गए। बिल्कुल, जी हाँ, वो मैंने भी सुना था जब वहाँ पर डिस्कशन चल रहा था। जी हाँ, वहाँ पर शरद और उस वक्त पृथु जो थे वो कमेंट्री कर रहे थे। हाँ जी हाँ, मैं भी अभी अचानक से याद आया, कहना चाहूँगा कि पृथु वास्कोटा जो है शायद वही थे, पृथु नाम वो बुला रहे थे, तो बहुत अच्छी कमेंट्री करते हैं वो, मुझे अच्छा लगा उनकी कमेंट्री सुन के। मैंने कम से कम 7-8 ओवर कमेंट्री उस वक्त लगाई थी, तो काफ़ी अच्छा लगा सुनने में। खैर, और फैंस जो थे ज़बरदस्त हमेशा रहते हैं, खैर वो चाहे चेयर अप रहते हैं, फुल पम्प्ड अप रहते हैं। ओवरऑल इस एनालिसिस में इतना ही, क्योंकि हम आपके सामने पहले से ही रखते हैं कि अगर आप जीते हो तब भी ये नहीं कि आपकी सारी बारीकियां ढक दी जाएं। हमने वो सब चीज़ें रखी हैं जो गलतियां नेपाल ने आज करी हैं, बजाय वो भले ही वो इस मैच को जीत गए हो। कि आप खुद से सोचिए, क्या हमारे बैट्समैन इतने कैपेबल नहीं है कि हम 30 ओवर में 191 या 35 ओवर 191 चेस करें? हमें 48 ओवर लग रहे हैं 191 चेस करने में, उसमें भी आधी जो टीम है वो 100 पे पवेलियन लौट चुकी है। सोचिएगा जरूर, ये बहुत ज्यादा काम आएगा। यूएई जबरदस्त वापसी जरूर करेगा तीसरे मैच में, उम्मीद बहुत है। और अहमद रजा और जुनैद सिद्दीकी उस मैच में वापस आएंगे, इतना लगभग तय जरूर है। फिलहाल 1-1 सीरीज से बराबर हो चुका है, फाइनल का इंतजार है जो कि फ्राइडे को होना है। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए, आप हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करिए सुपर थैंक्स के जरिए। कमेंट पे आप हमें अपनी राय जरूर रखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए।